21वीं सदी की शुरुआत में टायरल कॉरपोरेशन नाम की एक रोबोटिक कंपनी ने दुनिया में एक ऐसी क्रांति ला दी थी जिसने इंसान और मशीनों के बीच का फर्क मिटा दिया। उन्होंने बनाए थे बायोमैकेनिक्स रोबोट जिन्हें कहा जाता था रेप्लिकेंट्स। टायरल के सबसे एडवांस रेप्लिकेंट्स नेक्सस 6 दिखने में बिल्कुल हम इंसानों जैसे थे, लेकिन ताकत और फुर्ती में हमसे कहीं ज्यादा आगे। जिन जेनेटिक इंजीनियर्स ने उन्हें बनाया था, बुद्धिमानी में वे उन्हीं के बराबर थे। उन रेप्लिकेंट्स की मदद से इंसानों ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया। वो पृथ्वी के बाहर नए प्लैनेट्स पर जाकर बस गए। पृथ्वी के बाहर की उस दुनिया को ऑफ वर्ल्ड्स कहा जाता था। अब दुनिया अंतरिक्ष में फैली हुई थी और स्पेस में भी युद्ध होते रहते थे, जहां उन रेप्लिकेंट्स का इस्तेमाल सैनिकों और गुलाम मजदूरों की तरह किया जाता था। लेकिन फिर एक दिन एक नेक्सस 6 के लड़ाकू रेप्लिकेंट्स ने बगावत कर दी। उन्हें एहसास हो चुका था कि इंसान उन पर ज्यादती कर रहे हैं। उन्होंने खून खराबा शुरू कर दिया। हजारों इंसान मारे गए, जिसके बाद से धरती पर रेप्लिकेंट्स का आना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और सुरक्षा के लिए एक खास पुलिस यूनिट बनाई गई जिन्हें कहा जाता था ब्लेड रनर। उन्हें आदेश था कि अगर कोई रेप्लिकेंट धरती पर दिखाई दे तो उसे देखते ही मार दिया जाए। ब्लेड रनर की वजह से अब तक तो धरती पर शांति कायम थी, लेकिन फिर उस काली रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी नींद उड़ा दी। अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर रात के अंधेरे में रंग बिरंगी रोशनियों से नहाया हुआ था। भविष्य का वो दौर आ चुका था जहां बादलों को छूती विशाल इमारतें, हाईटेक मशीनें और आसमान में उड़ती गाड़ियां अब केवल कल्पना नहीं रही बल्कि रोजमर्रा की हकीकत बन चुकी थीं। उसी शहर में टायरल कॉरपोरेशन की विशाल बिल्डिंग के अंदर एक इंटरव्यू चल रहा था। लियोन नाम के एक आदमी ने कंपनी में नौकरी के लिए अर्जी दी थी। वो हर टेस्ट में पास हो चुका था, लेकिन अभी उसे एक आखिरी टेस्ट से गुजरना था। लियोन के सामने बैठा था होल्डन, जो एक ब्लेड रनर था। कंपनी सुरक्षा को लेकर सख्त थी, इसलिए किसी को काम पर रखने से पहले भी चेक किया जाता था कि कहीं वो रेप्लिकेंट तो नहीं। इसके लिए ब्लेड रनर एक खास डिवाइस का इस्तेमाल करते थे जिसे वोइड कैंप मशीन कहा जाता था। ब्लेड रनर सामने वाले से कुछ इमोशनल सवाल पूछते थे और वो वोइड कैंप मशीन उनके शरीर की छोटी छोटी रिएक्शंस जैसे दिल की धड़कन, सांसों की गति और आंखों की पुतली के फैलने और सिकुड़ने की हल्की मूवमेंट को भी मेजर करती थी। वैसे तो रेप्लिकेंट्स ने अपने अंदर इमोशंस भी डेवलप कर लिए थे, लेकिन ब्लेड रनर के सवाल ऐसे पेचीदा होते थे कि रेप्लिकेंट्स के बिहेवियर में छोटा मोटा फर्क नजर आ ही जाता था। होल्डन ने बड़े ही शांत लहजे में पहला सवाल पूछा, लियोन, कल्पना करो तुम रेगिस्तान में चल रहे हो और तुम्हें रेत पर एक कछुआ मिलता है। तुम उसे पलटकर पीट के बल कर देते हो। वो धूप में तड़प रहा है और वापस सीधे होने की कोशिश कर रहा है, पर हो नहीं पा रहा और तुम उसकी मदद नहीं कर रहे। क्यों? सवाल बेहद अजीब था, लेकिन इसका मकसद था लियोन की एम्पैथी यानी हमदर्दी चेक करना, जो कि रेप्लिकेंट्स में ठीक से काम नहीं करती। असर दिखने लगा। लियोन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हमदर्दी जताने के बजाय घबरा रहा था और यही उसके रेप्लिकेंट होने का सबसे बड़ा सबूत था। अपना भांडा फूटते देख लियोन ने बिजली की रफ्तार से टेबल के नीचे से अपनी गन निकाली और एक ही पल में होल्डन के सीने को छलनी कर दिया। होल्डन कुर्सी समेत पीछे की दीवार तोड़ता हुआ दूर जा गिरा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लियोन वहां से फरार हो गया। इस घटना ने टायरल कंपनी में हड़कंप मचा दिया। शहर की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे और लोगों के दिलों में एक बार फिर रेप्लिकेंट का खौफ भर गया। अब इस शहर को सिर्फ एक ही चीज बचा सकती थी, एक जाबाज ब्लेड रनर। जहां एक तरफ पूरा शहर दहशत में था, वहीं दूसरी तरफ शहर की भीड़ भाड़ और बारिश के बीच एक आदमी बेफिक्र होकर चाइनीज रेस्टोरेंट में अपना डिनर कर रहा था। वो था रिक डेकर्ड। डेकर्ड कभी इस शहर का सबसे बेहतरीन ब्लेड रनर हुआ करता था, लेकिन अब वो खून खराबे और इस बेरहम दुनिया से ऊब चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि अब उसे खतरों से दूर एक सुकून भरी जिंदगी जीनी है, लेकिन शायद उसकी किस्मत को यह मंजूर नहीं था। 2 पुलिस वाले उसे ढूंढते हुए वहां दम गए। उन्हीं में से एक था गैफ।
उसने डेकर्ड के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सर, पुलिस चीफ कैप्टन ब्रायंट ने आपको बुलाया है। आपको इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। डेकर्ड ने उसे इग्नोर करने की कोशिश की, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो, लेकिन गैफ टस से मस नहीं हुआ। डेकर्ड समझ गया उसके पास ना कहने का कोई विकल्प नहीं। इससे पहले कि सम्मान अपमान में बदल जाए, डेकर्ड अपना खाना लेकर ही उनके साथ चल दिया। थोड़ी देर बाद वो पुलिस स्टेशन में कैप्टन ब्रायंट के ऑफिस में खड़ा था। ब्रायंट ने कोई लाग लपेट नहीं की। वो सीधे मुद्दे पर आया और कहा, शहर में एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आन पड़ी है डेकर्ड। 6 रेप्लिकेंट्स जो अब तक एक ऑफ वर्ल्ड यानी दूसरे प्लेनेट पे रह रहे थे, उन्होंने एक शटल को हाईजैक किया, उसके 23 क्रू पैसेंजर्स को बेरहमी से मार डाला और अब वो उस शटल की मदद से धरती पर आ धमके हैं। वो नेक्सस 6 मॉडल के रेप्लिकेंट्स हैं, यानी सबसे एडवांस। ब्रायंट ने आगे बताया कि 3 रात पहले उन्होंने टायरल कॉरपोरेशन में घुसने की कोशिश की थी, मगर उनमें से 2 मारे गए और 4 अभी भी खुले में घूम रहे हैं। डेकर्ड समझ गया कि ब्रायंट आगे क्या बोलेगा। उसने पहले ही कहा, मैं रिटायर हो चुका हूं, मुझे ये काम नहीं करना। मगर ब्रायंट ने जोर देते हुए कहा, बात को समझो डेकर्ड, हमारे पास अब कोई ऐसा ब्लेड रनर नहीं बचा जो इन नेक्सस 6 जैसे एडवांस रेप्लिकेंट्स को खत्म कर सके। मुझे वो पुराना ब्लेड रनर चाहिए, मुझे तुम्हारा वो जादू चाहिए। लेकिन जब डेकर्ड अपनी जिद पर अड़ा रहा तो ब्रायंट ने अपना असली रंग दिखाया। उसने धमकी भरे लहजे में कहा, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है डेकर्ड। याद रखो, अगर तुम पुलिस वाले नहीं हो तो सिर्फ कीड़े हो। इशारा साफ था, अगर डेकर्ड ने यह काम नहीं किया तो पुलिस उसका जीना हराम कर देगी। हार कर डेकर्ड को हामी भरनी पड़ी। ब्रायंट ने उसे 4 भगौड़े रेप्लिकेंट्स का वीडियो दिखाया जिन्हें उसे मौत के घाट उतारना था। ब्रायंट ने उनके बारे में बताते हुए कहा, पहला रेप्लिकेंट लियोन, ये फाइटर शिप्स में गोला बारूद लोड करता था। इसकी ताकत का कोई जवाब नहीं है। ये 400 पाउंड वजनी एटॉमिक बम को भी दिन भर उठाए रख सकता है। उसे चोट पहुंचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे सीधा गोली मार देना। दूसरा है रॉय, एक कॉम्बैक्ट मॉडल। यह दिमाग और फुर्ती में सबसे तेज है। इसे खास युद्ध के लिए ही बनाया गया था और शायद यही उन सब का लीडर भी है। तीसरा है जोरा, एक ट्रेन्ड हत्यारी। मार्शल आर्ट में इसका कोई मुकाबला नहीं। और चौथी है प्रिस, एक बेसिक प्लेजर मॉडल जिसे दूसरे प्लेनेट के मिलिट्री क्लब्स में मनोरंजन के लिए बनाया गया था। शक्ल पे मत जाना, बड़ी ही खतरनाक है ये। उन सब के बारे में जानने के बाद डेकर्ड ने सवाल किया, मुझे समझ नहीं आ रहा ये रेप्लिकेंट्स अपनी जान जोखिम में डालकर वापस पृथ्वी पर क्यों आए? ये बहुत अजीब है। आखिर वो टायरल कॉरपोरेशन से क्या चाहते हैं? ब्रायंट ने कहा, यही तो तुम्हें पता लगाना है दोस्त, इसीलिए तुम्हें बुलाया गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नेक्सस 6 मॉडल के इन रेप्लिकेंट्स को इंसानों की हर चीज कॉपी करने के लिए बनाया गया है, सिवाय भावनाओं के। पर उनके डिजाइनरों का मानना था कि कुछ सालों बाद इनमें नफरत, प्यार, डर, गुस्सा, जलन जैसी भावनाएं भी पैदा हो सकती हैं और तब ये इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए उनकी उम्र सीमित कर दी गई ताकि जैसी उनमें गहरे इमोशंस पनपने लगे, उनका सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो जाए, यानी वो खत्म हो जाए। वो 4 साल से ज्यादा जी ही नहीं सकते। यानी डेकर्ड का सामना उन दुश्मनों से था जो अपने इमोशंस से वोइट कैंप मशीन को चकमा दे सकते थे और जिनके पास जीने के लिए वक्त बहुत कम था, इसलिए वो और भी ज्यादा खतरनाक थे। ब्रायंट ने डेकर्ड को आदेश दिया कि वो पहले टायरल कॉरपोरेशन जाए, उनकी नेक्सस 6 टेक्नोलॉजी को समझे ताकि वो वोइट कैंप मशीन का इस्तेमाल करके रेप्लिकेंट्स को पहचान सके। डेकर्ड मजबूरी में ही सही, लेकिन इस आखिरी मिशन के लिए तैयार हो गया। वो उसी वक्त गैप के साथ टायरल कॉरपोरेशन की ओर बढ़ चला। डेकर्ड की उड़ने वाली कार बादलों को चीरती हुई एक विशाल काय पिरामिड की तरफ बढ़ रही थी। वो टायरल कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर था, उस इंसान का किला जो इस दुनिया का भगवान बन बैठा था, यानी एल्डन टायरल। उसी ने उन रेप्लिकेंट्स को बनाया था। डेकर्ड जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की आ खड़ी हो गई। नाम था रेचल। वो टायरल की पर्सनल असिस्टेंट थी। उसका अंदाज इतना आकर्षक था कि डेकर्ड उसे देखता ही रह गया। इतने में ही टायरल वहां दाखिल हुआ। टायरल डेकर्ड की स्किल को परखना चाहता था। उसने कहा, डेकर्ड,
मैं तुम्हारा यह टेस्ट अभी देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इसे मेरी असिस्टेंट रेचल पर टेस्ट करो। पहले एक नेगेटिव रिजल्ट दिखाओ, फिर मैं तुम्हें रेप्लिकेंट पर इसे टेस्ट करने दूंगा। डेकर्ड बेझिझक राजी हो गया। पहली बार वो किसी इंसान का टेस्ट लेने जा रहा था। उसने रेचल को सामने बिठाया और अपनी वॉइड कैंप मशीन ऑन करते हुए बोला, आराम से बैठ जाओ। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, जितना सरल हो सके जवाब देना। उसने पहला सवाल पूछा, कल्पना करो तुम्हारे जन्मदिन पर कोई तुम्हें बछड़े की खाल का बना पर्स देता है। रेचल ने तुरंत जवाब दिया, मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगी और जिसने दिया उसकी पुलिस में शिकायत करूंगी। डेकर्ड ने दूसरा सवाल किया, तुम टीवी देख रही हो, अचानक तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे हाथ पर एक ततैया रेंग रहा है। रेचल ने रफ्तार में जवाब दिया, मैं उसे मार दूंगी। डेकर्ड ने भी अब अपनी रफ्तार बढ़ाई। उसने रेचल के आगे एक के बाद एक भावनाओं से भरे सवालों की झड़ी लगा दी, मगर रेचल का भी हर जवाब इतना सधा हुआ था, इतना परफेक्ट था कि मशीन कंफ्यूज हो रही थी। अंत में डेकर्ड ने एक आखिरी सवाल पूछा। उसने कहा, मान लो तुम एक टीवी शो देख रही हो, मेहमान कच्चे ऑयस्टर्स खा रहे हैं और मेन खाना है उबला हुआ कुत्ता। रेचल जो अब तक पूरे कॉन्फिडेंस और इमोशंस के साथ जवाब दे रही थी, अचानक उसका चेहरा सपाट पड़ गया। इसी के साथ डेकर्ड ने टेस्ट खत्म किया। टायरल ने रेचल को बाहर जाने को कहा। उसके जाते ही डेकर्ड ने टायरल की तरफ देखा और हैरान होते हुए बोला, रेचल इंसान नहीं है, ये एक रेप्लिकेंट है ना? टायरल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने डेकर्ड की तारीफ करते हुए माना कि उसकी पारखी नजर ने सच में पकड़ ही लिया। उसने खुलासा किया कि रेचल कोई आम रेप्लिकेंट नहीं, बल्कि एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल है, अब तक की सबसे एडवांस रचना। डेकर्ड अब सोच में पड़ गया, क्योंकि आमतौर पर एक रेप्लिकेंट 20 से 30 सवालों में ही पकड़ में आ जाता है, मगर रेचल की सच्चाई बाहर लाने के लिए उसे 100 से भी ज्यादा सवाल पूछने पड़े, और इसकी वजह बहुत ही चौंकाने वाली थी। रेचल कोई एक्टिंग नहीं कर रही थी, बल्कि वो हर जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए दे पा रही थी क्योंकि उसे खुद ही नहीं मालूम था कि वो एक मशीन है। वो खुद को एक इंसान ही समझती थी। इसी बात ने डेकर्ड को उलझन में डाल दिया था। उसने टायरल से पूछा, यह कैसे मुमकिन है? भला एक मशीन को यह कैसे पता नहीं कि वो क्या है? इस पर टायरल ने जो जवाब दिया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। उसने साफ लफ्जों में कहा, डेकर्ड, हमारा मकसद सिर्फ बिजनेस नहीं, हम ऐसे रेप्लिकेंट बनाना चाहते हैं जो इंसानों से ज्यादा इंसान हो। नेक्सस 6 मॉडल्स भावनाएं तो सीख गए, लेकिन उन्हें उन भावनाओं को संभालना नहीं आया, और यही वजह है कि वे हिंसक और अनियंत्रित हो गए। टायरल ने आगे समझाया, हम इंसान बचपन से लेकर बड़े होने तक हजारों खट्टे मीठे अनुभव जमा करते हैं, जो हमें अपने गुस्से और जज्बातों पर काबू रखना सिखाते हैं। लेकिन रेप्लिकेंट्स के पास बचपन नहीं होता। उनके पास जिंदगी को समझने के लिए बहुत कम वक्त होता है। इसलिए वो शरीर से तो ताकतवर होते हैं, लेकिन दिमागी तौर पर किसी जिद्दी बच्चे की तरह होते हैं, जो अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाते। पर इसी कमी को दूर करने के लिए हमने रेचल को बनाया। वो हमारा समाधान है। डेकर्ड ने पूछा, समाधान से क्या मतलब है आपका? टायरल ने कहा, अगर समस्या अनुभव की कमी है तो हमने सोचा क्यों ना उन्हें अनुभव ही दे दिया जाए, यानी नकली यादें, जिससे वो जिंदगी के उतार चढ़ाव को समझेंगे, और जब उनकी भावनाएं स्थिर रहेंगी तो हम उन्हें और आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। डेकर्ड चौंक गया। उसने पूछा, आप रेप्लिकेंट के दिमाग में नकली यादें डाल सकते हैं? टायरल ने कहा, हाँ, रेचल के दिमाग में मेरी अपनी भतीजी की यादें इम्प्लांट की गई हैं। उसका बचपन, उसकी माँ, उसका घर, सब कुछ। उसके भीतर कई सालों का अनुभव मौजूद है। इसी वजह से उसे लगता है कि वो इंसान है, और उसकी भावनाएं भी उसके काबू में हैं। ये सुनकर डेकर्ड सन्न रह गया। उसने टायरल से रेचल के बारे में और गहराई से जाना, और नेक्सस 6 रेप्लिकेंट्स के बारे में भी जानकारी हासिल की। इसके बाद वो निकल पड़ा अपने मिशन पर। डेकर्ड का अगला कदम था उन 4 भगोड़े रेप्लिकेंट्स को ढूंढना। सुराग की तलाश में वो सबसे पहले उस होटल रूम में पहुंचा जहां लियोन रुका था, वही रेप्लिकेंट जिसने शुरुआत में ब्लेड रनर होल्डन पर गोली चलाई थी। कमरे की तलाशी लेते वक्त डेकर्ड को दराज में कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स मिली, लेकिन सबसे अहम सुराग उसे बाथटब में मिला। एक बहुत ही अजीब सी चीज जो दिखने में किसी मछली के स्केल यानी शल्क जैसी थी। डेकर्ड ने उसे सबूत के तौर पर एक पाउच में रख लिया। इस छानबीन के दौरान गैफ भी उसके साथ मौजूद था, लेकिन वो बस एक कोने में बिल्कुल खामोश खड़ा माचिस की तीली से कोई आकृति बना रहा था। गैफ की आदत थी, वो जहां भी जाता छोटी छोटी आकृतियां बनाकर छोड़ देता। यहां भी
उसने माचिस की तिल्लियों से एक इंसान जैसी आकृति बनाई और उसे वहीं टेबल पर छोड़ दिया। जहां एक तरफ डेकर्ड और गैफ रेप्लिकेंट्स के सुराग का पीछा कर रहे थे, वहीं शहर के एक बर्फीले आई लैब के अंदर हैनबिल च्यू नाम का एक बूढ़ा जेनेटिक इंजीनियर अपने रोजमर्रा के कामों में मगन था। उसका काम था रेप्लिकेंट्स के लिए आंखें बनाना। लैब का तापमान इतना कम था कि खून जम जाए, इसलिए च्यू ने ठंड से बचने के लिए एक भारी भरकम प्रोटेक्टिव सूट पहन रखा था और अपनी मशीनों के जरिए आंखों को तराश रहा था। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बनाई हुई आंखें उसे ही घूर रही हैं। जैसे वो पीछे मुड़ा, उसके होश उड़ गए। उसके ठीक पीछे दो रेप्लिकेंट्स रॉय और लियोन मौत बनकर खड़े थे। च्यू बुरी तरह घबरा गया। वो चिल्लाया, तुम लोग यहां नहीं आ सकते, ये इलीगल है, बाहर निकलो, यहां जानलेवा ठंड है। लेकिन रॉय और लियोन पर उस ठंड का कोई असर नहीं हो रहा था। लियोन ने अपने ही हाथों से च्यू का मोटा कोट फाड़ दिया। च्यू बुरी तरह कांपने लगा। रॉय धीरे से आगे आया। उसने सिर्फ 3 सवाल पूछे, मार्कोलॉजी, लॉन्जिविटी, इंसेप्शन डेट, यानी वो अपनी शारीरिक बनावट, अपनी जन्म की तारीख और अपनी बची हुई उम्र के बारे में जानना चाहता था। ठंड से ठिठुरते च्यू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैं ये सब नहीं जानता, मैं बस आंखें बनाता हूं। तुम टायरल के पास जाओ, ये वही जीनियस है जिसने तुम्हारे दिमाग को डिजाइन किया है। रॉय जानता था टायरल तक पहुंचना आसान नहीं है। वो एक ऐसे किले में रहता है जहां उसकी इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसने च्यू की आंखों में झांकते हुए पूछा, हम टायरल तक कैसे पहुंचे? मौत के डर से च्यू ने उस कड़ी का नाम मुगल दिया जो उन्हें उनके बनाने वाले यानी टायरल तक ले जा सकती थी। उसने कांपते हुए बताया, जेएफ सेबेस्टियन, वो तुम्हें वहां तक ले जा सकता है। रॉय को अपनी मंजिल का रास्ता मिल चुका था। वो च्यू को उसी ठंडी लैब में मरने के लिए छोड़कर अपने अगले मोहरे यानी सेबेस्टियन की तलाश में निकल पड़ा। उधर दूसरी ओर डेकर्ड दिन भर के काम से थका हारा जब अपने घर पहुंचा तो देखा रेचल वहां उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में खौफ था और जुबान पर बस एक सवाल, क्या मैं इंसान नहीं हूं? कांपते हाथों से उसने डेकर्ड को अपने बचपन की एक पुरानी फोटो दिखाई, ये साबित करने के लिए कि उसका भी एक परिवार था, एक अतीत था। लेकिन डेकर्ड ने उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। उसने साफ कह दिया कि ये उसकी यादें असली नहीं हैं। वो टायरल की भतीजी की यादें हैं जिन्हें उसके दिमाग में इम्प्लांट किया गया है। सबूत के तौर पर डेकर्ड ने रेचल को उसके बचपन की कुछ ऐसी बात बताई जो केवल रेचल जानती थी। एक पल में रेचल का पूरा वजूद झूठ साबित हो गया। वो टूटकर बिखर गई और रोते हुए वहां से चली गई। उस रात डेकर्ड देर रात तक सोचता रहा। रेचल का अपने वजूद को लेकर इतना भावुक हो जाना इस बात का सबूत था कि इंसान और एप्लीकेंट के बीच लकीर अब धुंधली पड़ रही है। उसके बचपन की जो नकली तस्वीरें उसे दी गई थी वही उसे जिंदा महसूस कराती थीं, उसे यकीन दिलाती थी कि वो भी एक इंसान है। यही सोच डेकर्ड को लियोन के अपार्टमेंट में मिली फोटोज की तरफ ले गई। अब उसे समझ आया कि क्यों एक रेप्लिकेंट अपनी तस्वीर संभाल कर रखेगा। शायद इसलिए क्योंकि लियोन और उसके साथी उस उम्र तक पहुंच चुके थे जहां उनके अंदर असली भावनाएं पनप रही थी और वो फोटोज उन्हें एक तरह का सहारा देती थीं। यह एहसास कि उनका भी कोई वजूद है, बिल्कुल इंसानों की तरह। इसी दौरान शहर के एक दूसरे कोने में एक लड़की एक अपार्टमेंट के सामने आकर रुकी। देखने से वो कोई गरीब बेघर लग रही थी, मगर असल में वो उन 4 भगोड़ों रेप्लिकेंट्स में से एक प्रिस थी। अचानक ही वो अपार्टमेंट के पास पड़े कचरे के ढेर में लेट गई। इतने में ही वहां एक आदमी आया। वही था जेएफ सेबेस्टियन, जिसकी उम्र वैसे तो 25 साल थी, मगर उसे मैथ्यूस-डिला सिंड्रोम नाम की एक बीमारी थी। यह बीमारी इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देती थी। प्रीस ने सेबेस्टियन को देखते ही डरने का नाटक किया और भागने लगी, लेकिन सेबेस्टियन जो दिल का बेहद साफ इंसान था, उसने उसे रोका और तसल्ली देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। चालाक प्रीस सेबेस्टियन के आगे अपना दुखड़ा रोने लगी कि वो बेसहारा है और भूखी भी। सेबेस्टियन का दिल पसीज गया। वो प्रिस की मदद करने के लिए उसे अपने घर के अंदर ले आया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। वो घर किसी हॉन्टेड हाउस जैसा लग रहा था। हर तरफ अजीबोगरीब डॉल्स और पुतले रखे हुए थे।
तभी कुछ अजीब से बौने प्राणी वहां आए और उन्होंने सेबेस्टियन का स्वागत किया। सेबेस्टियन ने प्रीस को उनके बारे में बताते हुए कहा, ये मेरे नन्हे दोस्त असल में बायोजेनेटिक टॉयज हैं। मैं एक जेनेटिक डिजाइनर हूं और खिलौने बनाना मेरा शौक है। प्रीस उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। सेबेस्टियन को प्रीस अच्छी लगने लगी। उसने उसे पहनने के लिए नए कपड़े दिए और फिर उसके लिए खाने का इंतजाम करने चला गया। उधर दूसरी ओर डेकर्ड अपने घर पर बैठा अब भी अपनी यादों में खोया हुआ था। उसे अक्सर अपने ख्यालों में एक दौड़ता हुआ यूनिकॉर्न दिखाई देता था, मगर ये उसे क्यों दिखता था वो कभी समझ नहीं पाया। डेकर्ड अब ख्यालों से बाहर आया और उन फोटोग्राफ्स की जांच करने लगा जो उसे लियोन के होटल रूम्स में मिली थी। उनमें से एक फोटो नई लग रही थी। उस फोटो को डेकर्ड ने अपनी मशीन में डाला, जिसने किसी जादू की तरह उस साधारण सी फोटो को एक 3D इमेज में बदल दिया। अब डेकर्ड लियोन के उस पूरे कमरे को स्क्रीन पर देख सकता था। उसने तस्वीर को गहराई से देखा। उसे शीशे में एक लड़की सोई हुई दिखाई थी। डेकर्ड ने उस इमेज का प्रिंट निकाला और सीधा बाजार की एक फिश शॉप पर पहुंचा। लियोन के कमरे में उसे जो फिश स्केल मिला था वो उसी की जांच करने आया था। दुकानदार ने उसे माइक्रोस्कोप से देखा और बताया कि यह फिश स्केल नहीं बल्कि एक स्नेक स्केल है। दरअसल उस दौर में जानवर लगभग विलुप्त हो चुके थे। अब जानवरों को पाला नहीं जाता था बल्कि लैब में आर्टिफिशियल जानवर बनाए जाते थे। किस्मत से उस स्नैक स्केल पर उसे बनाने वाले का सीरियल नंबर मौजूद था। उस नंबर का पीछा करते हुए डेकर्ड उस सांप बनाने वाले तक पहुंच गया। उसने जब कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि वो सांप हाल ही में एक नाइट क्लब के लिए बनाया गया था। डेकर्ड बिना वक्त गवाए उस क्लब में पहुंचा। वहां स्टेज पर एक लड़की गले में बड़ा सांप लटकाकर डांस परफॉर्म कर रही थी। डेकर्ड की पार की नजरों ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये वह लड़की थी जो फोटो में लियोन के कमरे में सो रही थी। शो खत्म होते ही डेकर्ड उसके ग्रीन रूम में पहुंचा, लेकिन वो उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो खूबसूरत लड़की किसी लड़ाकू विमान की तरह डेकर्ड पर टूट पड़ी। वो लड़की कोई और नहीं, उन 4 भगोड़ों रेप्लिकेंट्स में से एक जोरा थी। उसने बिजली की रफ्तार से डेकर्ड की गर्दन पर एक जोरदार कराटे चॉप मारा। डेकर्ड की सांसें हलक में अटक गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। मौका मिलते ही जोरा वहां से भाग निकली। डेकर्ड ने किसी तरह खुद को संभाला और पूरी रफ्तार से उसके पीछे भागा। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर भगदड़ मच गई। अगर जोरा किसी फुर्तीले हिरन की तरह भाग रही थी तो डेकर्ड भी किसी चीते से कम नहीं था। वो एक शिकारी की तरह उसके पीछे पड़ा था। उसने जोरा को रुकने की चेतावनी दी, लेकिन जब वो नहीं रुकी तो डेकर्ड ने निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधा जोरा के पेट को चीरती हुई निकल गई और वो वहीं ढेर हो गई। लेकिन उसे मारकर डेकर्ड को सुकून नहीं मिला बल्कि पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि रेप्लिकेंट्स भी दुख और दर्द महसूस कर पाते हैं। कुछ ही देर बाद पुलिस चीफ ब्रायंट वहां पहुंचा। उसने डेकर्ड को शाबाशी देते हुए कहा, बढ़िया काम किया डेकर्ड, एक तो गई लेकिन अब तुम्हें 4 और को निपटाना पड़ेगा। डेकर्ड चौंक गया। हिसाब गड़बड़ा रहा था। लियोन, रॉय और प्रिस, ये तो 3 हुए, फिर चौथा कौन था? ब्रायंट ने कहा, रेचल। उसने बताया, रेचल टायरल कॉरपोरेशन से भाग गई है, इसलिए टायरल ने उसे मारने का आदेश दिया है, क्योंकि टायरल को डर है कि उसकी ये खास रचना रेचल उन बागी रेप्लिकेंट्स के साथ ना मिल जाए। ब्रायंट ने डेकर्ड को आदेश दिया कि वो रेचल को भी खत्म कर दे। ये फरमान सुनाकर ब्रायंट वहां से चला गया। डेकर्ड अभी भी उलझन में ही था। अभी उसे भीड़ में एक पल के लिए रेचल की झलक दिखी, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। डेकर्ड उसे ढूंढने आगे ही बढ़ा था, तभी अचानक लियोन उसके सामने आ धमका। इससे पहले कि डेकर्ड कुछ समझ पाता, लियोन ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। डेकर्ड ने अपनी गन निकालने की कोशिश की, लेकिन लियोन ने एक ही झटके में उसे दूर फेंक दिया। लियोन इतना ताकतवर था कि उस पर डेकर्ड के मुक्के का कोई असर नहीं हो रहा था। लियोन डेकर्ड पर पूरी तरह हावी हो चुका था। वो डेकर्ड को दबोचकर अपनी उंगलियां उसकी आंखों में गड़ाने ही वाला था, तभी पीछे से एक गोली चली और लियोन के सिर के आर पार हो गई। वो धाराशाही हो गया। डेकर्ड ने देखा उसे बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि रेचल थी। उसके हाथों में डेकर्ड की ही गन थी, मगर गोली चलाने के बाद वो डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। डेकर्ड को बचाकर उसने साबित कर दिया था कि उसकी इंसानियत खत्म नहीं हुई है। डेकर्ड रेचल का शुक्रिया अदा करते हुए उसे अपने घर ले आया। रेचल की आंख में गहरी मायूसी थी। उसने डेकर्ड की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानती हूं डेकर्ड, तुम्हें मुझे मारने का आदेश मिला है।
मैं यहां से बहुत दूर जाना चाहती हूं। क्या तुम मेरे पीछे आओगे? क्या तुम मुझे मार दोगे? डेकर्ड ने उसकी आंखों में देखा और भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन मैं नहीं तो कोई और तुम्हें मारने जरूर आएगा। तभी रेचल ने डेकर्ड से वो सवाल पूछा जो शायद डेकर्ड के मन में भी कहीं ना कहीं गूंज रहा था। उसने मासूमियत से पूछा, डेकर्ड, क्या तुमने कभी अपना टेस्ट खुद पर इस्तेमाल किया है? क्या तुम जानते हो कि तुम इंसान हो या रेप्लिकेंट? रेचल का मकसद डेकर्ड को चोट पहुंचाना नहीं था। दरअसल वो डेकर्ड से प्यार करने लगी थी और दिल दिल में उम्मीद कर रही थी कि काश डेकर्ड भी एक रेप्लिकेंट हो, ताकि उन दोनों के बीच कोई फासला ना रहे। हालांकि डेकर्ड को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए इंसान और रेप्लिकेंट के बीच की लकीर अब पूरी तरह धुंधली पड़ चुकी थी। उसने जवाब देने के बजाय रेचल को अपनी बाहों में भर लिया और उसे किस कर लिया। जहां एक तरफ उनका प्यार पनप रहा था, तो वहीं दूसरी ओर सेबेस्टियन के घर में साजिश का खेल पूरा हो चुका था। प्रीस ने सेबेस्टियन का भरोसा पूरी तरह जीत लिया था और इसी मौके की ताक में बैठा रॉय भी वहां आ धमका। प्रीस ने बड़े प्यार से रॉय को अपना पुराना दोस्त कहकर सेबेस्टियन से मिलवाया। रॉय ने आते ही प्रीस को गले लगाया और उसे किस किया। उसने दुखी होकर बताया कि लियोन और जोराब नहीं रहे, अब उन दोनों को ही अपना मकसद पूरा करना है। उनकी हरकतों को देखकर सेबेस्टियन तुरंत भाप गया कि यह आम इंसान नहीं है। उसने उत्सुकता से पूछा, तुम लोग कौन सी जनरेशन के हो? रॉय ने जवाब दिया, नेक्सस 6। सेबेस्टियन का चेहरा खिल उठा। उसे डर नहीं लगा बल्कि खुशी हुई, क्योंकि उनके जेनेटिक डिजाइन में उसका भी हाथ था। इसी बातचीत के दौरान रॉय की नजर पास रखे चेस बोर्ड पर पड़ी, जहां एक बाजी अधूरी छूटी हुई थी। उसने पूछा, सेबेस्टियन, तुम ये चेस किसके साथ खेल रहे हो? सेबेस्टियन ने मासूमी से जवाब दिया, डॉक्टर टायरल के साथ। वो एक जीनियस है। मैंने उन्हें आज तक बस एक बार हराया है। देखो, उन्होंने आज भी मुझे चेकमेट कर दिया। मगर रॉय के जीनियस दिमाग ने वो चाल देख ली थी जो सेबेस्टियन की नजरों से चूक गई थी। वो समझ गया यही वो मौका है। सेबेस्टियन और टायरल की चेस में दिलचस्पी उसके टायरल के किले में घुसने की चाबी बन सकती है। अब बस उसे सेबेस्टियन का भरोसा जीतना था। उसने सेबेस्टियन को फुसलाते हुए कहा, सेबेस्टियन, हम दोनों में बहुत समानता है। हमारी समस्या भी एक ही है, हम दोनों ही समय से पहले बूढ़े होकर मर जाएंगे। लेकिन तुम्हारी एक मदद से हम बच सकते हैं। हमें बस एक बार टायरल से मिलवा दो, हमें उनसे कुछ सवाल पूछने हैं। सेबेस्टियन हिचकिचाने लगा। उसने कहा, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन रॉय और प्रीस उसकी कमजोरी जान चुके थे। उन्होंने सेबेस्टियन को इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू किया। प्रीस ने मासूमियत से कहा, सेबेस्टियन, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूं ना? क्या तुम मुझे बचाना नहीं चाहते? सेबेस्टियन, जो जिंदगी भर प्यार और दोस्ती के लिए तरसा था, वो उनके झांसे में आ गया। वो रॉय को लेकर टायरल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग में पहुंचा, लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम ने उन्हें लिफ्ट में ही रोक लिया। अंदर टायरल अपने आलिशान कमरे में आराम कर रहा था। तभी कंप्यूटर ने उसे सेबेस्टियन के आने की खबर दी। टायरल ने इंटरकॉम के जरिए सेबेस्टियन से पूछा, इतनी रात गए तुम्हें यहां क्या काम है सेबेस्टियन? उसी पल रॉय ने सेबेस्टियन के कान में चेस की वो आखिरी चाल फुसफुसा दी जो टायरल को मात दे सकती थी। सेबेस्टियन ने जैसे इंटरकॉम पर वो चाल दोहराई, टायरल के होश उड़ गए। टायरल, जो खुद को चेस का सबसे बड़ा प्लेयर मानता था, उससे रहा नहीं गया। उसने चेस बोर्ड पर इस चाल को अप्लाई किया और बस चेकमेट, वो हार गया। टायरल की उत्सुकता बढ़ गई। वो जानना चाहता था कि आखिर सेबेस्टियन ने ये नामुमकिन चाल चली कैसे। उसने तुरंत उसे ऊपर आने का एक्सेस दे दिया, मगर लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही टायरल के होश उड़ गए। सेबेस्टियन के साथ एक बिन बुलाया मेहमान रॉय भी खड़ा था। टायरल की नजरों ने उसे एक पल में पहचान लिया। रॉय शांति से अंदर आया और टायरल को फादर कहकर पुकारा और बिना वक्त बर्बाद के उससे एक सवाल पूछा, क्या बनाने वाला अपनी बनाई हुई चीज को ठीक कर सकता है? टायरल ने भी नरमी बरतते हुए पूछा, क्या तुम और बेहतर बनना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हें मॉडिफाई करें? रॉय ने तीखे लफ्जों में जवाब दिया, मुझे बस और जिंदगी चाहिए। रॉय का मकसद साफ था, वो मौत से बचना चाहता था। अपनी 4 साल की जिंदगी को और ज्यादा बढ़ाना चाहता था। लेकिन टायरल ने उसे एक हकीकत बताई। उसने समझाया कि बायोलॉजिकल शरीर में बदलाव करना जानलेवा है। रॉय को शुरू से ही सिर्फ 4 साल जीने के लिए बनाया गया था।
अब अगर उसकी जीन्स में बदलाव करने की कोशिश की जाए तो उसका शरीर उस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाएगा। उसकी कोशिकाएं टूटने लगेंगी या फिर वो किसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाएगा। सच्चाई कड़वी थी, लेकिन टायरल ने साफ कह दिया था कि रेप्लिकेंट्स की उम्र बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। यह सुनकर रॉय बहुत ज्यादा मायूस हो गया। टायरल उसके पास आकर बैठा और उसे दिलासा देते हुए कहा, रॉय, हम तुम्हें जितना बेहतर बना सकते थे हमने बनाया। मगर रॉय ने पूछा, लेकिन आपने मेरी उम्र कम क्यों कर दी? टायरल ने उसे समझाया, देखो रॉय, जो रोशनी बहुत तेज जलती है वो बुझती भी उतनी जल्दी ही है। और तुम रॉय, तुमने अपने जीवन काल में बहुत चमक दिखाई है। तुम मेरे बेटे जैसे हो। तुम अपने होने पर गर्व करो। रॉय ने सर झुकाकर कहा, मैंने बहुत गलत काम किए हैं। टायरल ने बिल्कुल बेफिक्र होकर जवाब दिया, लेकिन तुमने बड़े से बड़े और शानदार काम किए। अब अपना बचा हुआ वक्त खुशी से बिताओ। टायरल को लगा कि उसकी मीठी बातों और तर्कों ने रॉय के गुस्से को शांत कर दिया है, लेकिन तभी रॉय के मायूस चेहरे पर एक अजीब सी तीखी मुस्कान तैर गई। उसने टायरल की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी सारी खूबियां और खामियां सब आपकी देन है ना? फिर तो मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने तो बस जीने के लिए संघर्ष किया, जो हर जिंदगी करती है। रॉय ने ताना कसते हुए कहा, उम्मीद है इसके लिए बायोमैकेनिक के भगवान मुझे स्वर्ग जाने से नहीं रोकेंगे। ये कहकर रॉय ने दोनों हाथों से टायरल का सर जकड़ लिया। उसने अपने अंगूठे बेरहमी से टायरल की आंखों में गड़ा दिए और इतनी जोर से दबाव डाला कि दिमाग की नसें फट गईं। टायरल, जो खुद को इनका भगवान समझता था, एक बेहद दर्दनाक मौत मारा गया। कमरे के कोने में खड़ा सेबेस्टियन डर के मारे पत्थर बना बस देखता रहा। वो कुछ कर ही नहीं सकता था। अगले ही पल रॉय उठा और मौत बनकर सेबेस्टियन के पीछे चल दिया। उधर दूसरी ओर डेकर्ड अपनी तहकीकात में लगा ही था कि तभी खबर आई कि टायरल कॉरपोरेशन के मालिक की हत्या कर दी गई है। उनके साथ सेबेस्टियन की लाश भी बरामद हुई है। हालात गंभीर थे। ब्रायंट ने डेकर्ड को आदेश दिया कि वो तुरंत सेबेस्टियन के घर की जांच करे। डेकर्ड उसी वक्त सेबेस्टियन के अपार्टमेंट पहुंचा। उस वक्त प्रीस वहीं मौजूद थी। उसे डेकर्ड के आने का पता चल चुका था और वो डॉल के वेश में छुपी हुई थी। डेकर्ड दबे पांव अंदर आया। अंदर सेबेस्टियन के खिलौने की आवाजें गूंज रही थी। तभी डेकर्ड की नजर प्रीस पर पड़ गई, जो बेजान होने का नाटक कर रही थी। डेकर्ड को उस पर शक हुआ। वो पास जाकर उसे देखने लगा, लेकिन तभी अचानक प्रीस ने हमला किया। उसकी एक लात पड़ते ही डेकर्ड दूर जाकर गिरा। अगले ही पल प्रीस कलाबाजियां खाती हुई तेजी से आई और सीधा डेकर्ड के कंधे पर चढ़कर बैठ गई। उसने अपनी जांघों से डेकर्ड की गर्दन जकड़ ली और पूरी ताकत से उसका गला मरोड़ने लगी, मगर डेकर्ड पीछे घूम गया। उसकी गर्दन तो बच गई, लेकिन प्रीस ने उसके सर पर जोर से मारकर उसे गिरा दिया और अब दूर से कलाबाजियां खाती हुई फिर डेकर्ड की ओर आने लगी। प्रीस की इस आखिरी वार से बचना नामुमकिन था, लेकिन इस बार डेकर्ड ने कोई गलती नहीं की। उसने अपनी बंदूक निकाली, निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधा प्रीस के पेट में लगी। वो हवा में ही लड़खड़ाकर नीचे गिरी। वो बुरी तरह तड़प रही थी, चीख रही थी। डेकर्ड ने उसे और तड़पने का मौका नहीं दिया। उसने 2 और गोलियां चलाई और प्रीस हमेशा के लिए शांत हो गई। डेकर्ड अभी संभल भी नहीं पाया था कि दरवाजे पर एक साया नजर आया। वो रॉय था। उसकी भनक मिलते ही डेकर्ड बंदूक लेकर गलियारे के पास छुप गया। रॉय ने अंदर आते ही अपनी साथी प्रीस की लाश को जमीन पर पड़े देखा। उसकी आंखें नम हो गई। उसने प्रीस को आखिरी बार किस करके अलविदा कहा। अब उसकी आंखों में जो दर्द और गुस्सा था, वो बता रहा था कि डेकर्ड का बचना नामुमकिन है। मगर डेकर्ड भी तैयार था। जैसे ही रॉय गलियारे से गुजरा, डेकर्ड ने उस पर गोली चला दी, लेकिन रॉय बच निकला और छुप गया। उसने बिल्कुल ठंडे लहजे में डेकर्ड से कहा, मैं तो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझता था डेकर्ड, पर तुम तो बाकियों की तरह निकले। चलो ठीक है, देखते हैं तुम किस चीज के बने हो। डेकर्ड चुपचाप बंदूक ताने खामोशी से उसकी आवाज का पीछा कर रहा था। तभी अचानक रॉय ने अपने पंजे से दीवार में छेद किया और बंदूक समेत डेकर्ड का हाथ अंदर खींच लिया। रॉय की ताकत इतनी ज्यादा थी कि डेकर्ड अपना हाथ छुड़ा ही नहीं पा रहा था। रॉय ने पहले उसके हाथ से बंदूक अलग की और फिर प्रीस और जोरा को मारने की सजा के तौर पर उसकी 2 उंगलियां तोड़ दी। डेकर्ड दर्द से करा उठा
रॉय ने उसकी उंगलियां तोड़ दी थीं, लेकिन उसे जान से मारने के बजाय एक चेतावनी देकर छोड़ दिया कि वो उसके रास्ते में ना आए। पर आजाद होते ही डेकर्ड ने फिर उस पर गोली चला दी, जो रॉय के कान को छूकर निकल गई, और इस बार वो सच में भड़क गया। डेकर्ड जानता था कि वो अपनी टूटी हुई उंगलियों के साथ रॉय का मुकाबला नहीं कर सकता। वो दरवाजे की तरफ भागना चाहता था, लेकिन रॉय रास्ता रोककर खड़ा था। मजबूर होकर वो ऊपर छत की ओर भागा। रॉय मौत बनकर उसे ढूंढने लगा, लेकिन तभी उसका एक हाथ अचानक बेजान हो गया। ये साफ इशारा था कि उसकी मौत की घड़ी नजदीक आ रही है। उसने जल्दी से लकड़ी के फर्श पर लगी एक लोहे की कील निकाली और उसे जोर से अपनी हथेली के आर पार घुसा दिया। उस भयानक दर्द से उसके सुन्न पड़ते हाथ में फिर से ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो गया। दूसरी ओर डेकर्ड एक बाथरूम में छुपा था, जहां उसने अपनी टूटी हुई उंगलियों को जैसे तैसे सीधा किया और दर्द को अपने अंदर ही दफन कर दिया। लेकिन तभी रॉय अपनी खोपड़ी से दीवार तोड़कर अंदर आया। रॉय के अंदर एक अजीब सा पागलपन सवार हो गया था। वो डेकर्ड के साथ खेल रहा था। डेकर्ड ने मौका पाकर एक रॉड से सीधा उसके सिर पर वार किया, मगर रॉय को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। डेकर्ड अपनी पूरी तेजी के साथ वहां से भागा और खिड़की से बाहर निकलकर सीधा छत पर आ गया। लेकिन तभी रॉय अचानक वहां भी आ धमका। बचने के लिए डेकर्ड ने एक दूसरी इमारत पे छलांग लगाई, लेकिन वो ऊपर तक पहुंच नहीं पाया और छत से लटक गया, जबकि रॉय किसी चीते की तरह आसानी से छलांग लगाकर उस दूसरी इमारत के छत पर पहुंच गया। अब डेकर्ड के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सामने रॉय था और नीचे मौत। डेकर्ड का हाथ फिसलता जा रहा था। वो केवल अपनी उंगलियों के सहारे लटका था। उसकी आंखों में मौत का डर साफ झलक रहा था। उसे मौत से जूझते हुए देखकर रॉय ने कहा, मौत के साए में जीना एक भयानक अनुभव है ना? यही एहसास होता है जब कोई गुलाम बनकर जी रहा हो। डेकर्ड जवाब देने की हालत में नहीं था। आखिरकार उसकी पकड़ छूट गई। वो नीचे मौत के मुंह में गिरने ही वाला था कि तभी बिजली की रफ्तार से रॉय ने उसका हाथ थाम लिया। उसने एक ही झटके में उसे ऊपर खींचा और छत पे ला पटका। डेकर्ड डर के मारे पीछे खसक रहा था, पर रॉय खोया हुआ सा उसके सामने बैठ गया और बोला, मैंने वो चीजें देखी हैं डेकर्ड जिन पर तुम इंसान यकीन नहीं करोगे। मैंने कई दुनियाओं की सैर की है, अंतरिक्ष में युद्ध लड़े हैं, गहरे अंतरिक्ष में चमकती एनर्जी बीम्स मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। लेकिन मेरे ये सारे अनुभव, वो सारी यादें बारिश से बहते आंसुओं की तरह धुल जाएंगी। रॉय की आवाज धीमी होती गई। उसने अपनी गर्दन झुकाई और धीमे से कहा, अब मरने का वक्त आ गया है। और इन शब्दों के साथ रॉय हमेशा के लिए खामोश हो गया। उसने दम तोड़ दिया। डेकर्ड बस उसे देखता रह गया। उसकी मौत ने डेकर्ड को अंदर तक झकझोर दिया था। जिस रेप्लिकेंट को मारने के लिए वो कई दिनों से ढूंढ रहा था, उसी ने अभी अभी उसकी जान बचाई थी। वो समझ नहीं पा रहा था क्यों एक मशीन जिसे हमेशा इंसानों का गुलाम समझा गया, उसने इंसानों से भी ज्यादा दया और इंसानियत दिखाई। शायद इसलिए कि आखिरी पलों में रॉय को जिंदगी की कीमत पहले से कहीं ज्यादा महसूस हुई थी। सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि हर एक जीव की। रॉय ने भले ही गलत रास्ता चुना था, पर वो भी उन्हीं सवालों से जूझ रहा था जिनसे हम सब जूझते हैं। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारी मंजिल क्या है और हमारी जिंदगी इतनी कम क्यों है? लेकिन अफसोस, हम सब की तरह वो भी वक्त से जीत नहीं पाया। वो बस अंधेरे में खो गया, अपनी सारी यादों, अपने सारे अनोखे अनुभवों के साथ। डेकर्ड इन गहरे ख्यालों में डूबा ही था। उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, बहुत खूब सर, आपने बहुत अच्छा काम किया। वो गैफ की आवाज थी। वो अपनी फ्लाइंग कार में वहां पहुंच चुका था। उसने डेकर्ड से पूछा, लगता है आपका काम अब खत्म हो गया है ना? डेकर्ड ने भी राहत की सांस लेते हुए कहा, हाँ पूरी तरह से। मगर तभी गैफ ने डेकर्ड की गन उसकी तरफ फेंकी और जाते जाते वो बात कही जो डेकर्ड के दिल में चुभ गई। गैफ ने कहा, अफसोस, वो नहीं बचेगी। लेकिन फिर कौन बचता है? उसका इशारा रेचल की तरफ था। मतलब साफ था, चाहे इंसान हो या रेप्लिकेंट, सबकी जिंदगी की एक सीमा है, मौत सबको आनी है। यह सुनते ही डेकर्ड के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे रेचल की फिक्र होने लगी। वो पागलों की तरह घर की तरफ भागा।
अंदर पहुंचते उसने देखा रेचल बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उसका चेहरा चादर से ढका हुआ था। सन्नाटा इतना गहरा था कि डेकर्ड का दिल बैठ गया। उसे लगा वो देर कर चुका है। कांपते हाथों से उसने चादर हटाई। खुशकिस्मती से रेचल जिंदा थी, वो बस सो रही थी। डेकर्ड की जान में जान आ गई। डेकर्ड ने फैसला कर लिया था, इससे पहले कि कोई और ब्लेड रनर रेचल का शिकार करने आए, वो उसे लेकर यहां से कहीं दूर, बहुत दूर चला जाएगा। वो घर से निकल ही रहे थे कि तभी डेकर्ड को जमीन पर पड़ी एक छोटी सी चीज दिखाई दी। वो कागज से बनी एक आकृति थी, एक यूनिकॉर्न। ऐसी आकृतियां सिर्फ गैफ बनाता था। इसका मतलब साफ था कि गैफ यहां आया था। उसने रेचल को देखा, लेकिन उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। शायद उसने उन दोनों को भागने का एक मौका दिया था। डेकर्ड ने राहत की सांस ली और रेचल का हाथ थामकर एक नई मंजिल की ओर निकल पड़ा। इस तरह यह फिल्म खत्म हुई। मगर दोस्तों, जाते जाते यह फिल्म एक सवाल छोड़ जाती है। आपको याद होगा, डेकर्ड को अक्सर अपनी यादों और सपनों में एक दौड़ता हुआ यूनिकॉर्न दिखाई देता था, और अब गैफ ने उसके घर पर ठीक वही यूनिकॉर्न बनाकर छोड़ा। तो अब सवाल उठता है कि भला गैफ को डेकर्ड के निजी सपनों के बारे में कैसे पता था? क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि डेकर्ड रेचल की तरह नई जनरेशन का एक रेप्लिकेंट था? यह फिल्म हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। पर दोस्तों, फिल्म का मकसद हमें उलझाना नहीं, यह दिखाना है कि हम इंसान अपनी भावनाओं से बनते हैं, ना कि अपने जन्म या शरीर से। अगर कोई जीव, चाहे वो मशीन ही क्यों ना हो, यादें रखता है, दर्द महसूस करता है और दूसरों के प्रति करुणा दिखाता है, तो वो भी उतना ही इंसान है जितना हम। फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी संवेदनशील जीव की भावनाओं का इस्तेमाल करके उसे सिर्फ एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करना नैतिकता के खिलाफ है। और अब आखिर में वो सवाल, क्या डेकर्ड इंसान था या रेप्लिकेंट? फिल्म जानबूझकर इसका जवाब नहीं देती, क्योंकि अगर वो मशीन भी है तो क्या फर्क पड़ता है? आखिर में वो भी उतना ही महसूस करता है, उतना ही डरता है और उतना ही प्यार करता है जितना कोई इंसान। यही था इस फिल्म का असली संदेश। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हां तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।